पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज आपको कहानी सुनाऊंगा कि मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हुआ है उसके पीछे पर्दे की पीछे की कहानी क्या है। प्रधानमंत्री ने को इतना बड़ा फेरबदल करना था, इसका अंदाजा किसी के पास नहीं था। जब से ये खबरें आने शुरू हुई कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाले हैं, जैसा कि न्यूज रूम में होता है, हम सभी ने कयास लगाने शुरू किए कि कौन कौन जा सकता है, नहीं जा सकता है। हमारे कुछ सूत्र होते हैं, उसके आधार पर हम जो है अपनी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा पता चल नहीं पा रहा था। जिस दिन फेरबदल होना था उस दिन जाके खबरें आनी शुरू हुई, एक एक करके जैसे इस्तीफे मांगे जाने लगे, तब हमें भी जानकारी मिलने लगी कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और खबरें आती रही। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इस फेरबदल में इतने बड़े बड़े चेहरे चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन का। डॉक्टर रहे पेशे से, पेशेवर डॉक्टर हैं, और चलिए उनका मानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर आई, इतनी बड़ी लहर आई, उनको अंदाज़ा होना चाहिए था, पूरी टीम है उनके पास, प्रधानमंत्री को आगाह करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी लहर आई, लोग ऑक्सीजन के बिना, बेड के बिना, दवाइयों के बिना, सड़कों पे, एम्बुलेंस में, अस्पतालों में बेड नहीं है, ज़मीन पे उनकी मौत होती रही। और ये सब जो है काफ़ी कुछ नागवार गुजरा होगा प्रधानमंत्री को, क्योंकि ये सारा ठीकरा उन्हीं के सर पर जाके फूटा। विपक्ष ने भी उन्हीं को घेरा कि प्रधानमंत्री ने इतने महीने रहते हुए तैयारी क्यों नहीं की थी। जब डॉक्टर हर्षवर्धन के यहाँ मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, उनके यहाँ से कहा गया कि हाँ डॉक्टर साहब का इस्तीफा ले लिया गया है। चलिए, कैजुअलिटी तो होनी ही थी कोरोना के दूसरे लहर की, जितने लोग गए उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की हो गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका हम लोगों को तब लगा, और ये जो है बहुत करीब आता जा रहा था जब शपथ ग्रहण होना था, उस वक्त थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा झटका लगा कि रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर का भी इस्तीफा ले लिया गया। किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था, होता भी कैसे, क्योंकि ये दोनों जो थे वो मोदी सरकार के चेहरे थे। सरकार की कोई भी पॉलिसी हो, कि आप पार्टी की तरफ से कुछ कहना हो, या कुछ सरकार अपनी बात रखना चाहती है, यानी प्रधानमंत्री अपना बात रखना चाहते हैं, तो यही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या ये पीआईबी में करें, यानी सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें सरकार की तरफ से, या पार्टी दफ्तर में करें जहां राहुल गांधी को निशाना बनाना हो, तो यही दोनों आते थे, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर। रविशंकर प्रसाद को क्यों जाना पड़ा? रविशंकर प्रसाद को इसलिए जाना पड़ा कि कई कारण दिए जा रहे हैं। एक तो अब मैं आपको बताऊं कि कानून मंत्री तो थे ही, साथ में उनके पास जो आईटी मिनिस्टर भी थे, और आईटी मिनिस्टर के रूप में उनका पंगा हुआ ट्विटर के साथ। और ट्विटर के साथ जब पंगा हुआ तो रविशंकर प्रसाद ने बड़ी बड़ी आंखें खोलकर ट्विटर को डराने की, धमकाने की, देश से बाहर निकालने की धमकी दे दी। यहाँ तक कि एक कू करके जो एक नया जो एक प्लेटफॉर्म आया है उस पर शिफ्ट होने की बात जो है बीजेपी की तरफ से कही जाने लगी। लेकिन रविशंकर प्रसाद ये भूल गए कि इस पूरे जब उनके और ट्विटर, रविशंकर प्रसाद और ट्विटर के झगड़े के बीच में प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, और प्रधानमंत्री लगातार ट्वीट करते रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय को ये पता था कि आज के माहौल में आप ट्विटर, जो अमेरिकन कंपनी है, उससे पंगा मोल नहीं ले सकते हैं। जब आपकी चाइना से बनती नहीं है तो क्या आप अमेरिका को नाखुश कर सकते हैं? जी नहीं, नाखुश नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या रविशंकर प्रसाद से गलती ये हो गई कि वो प्रधानमंत्री जो कि सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव है, जो कि सोशल मीडिया को इतना जानता है, उन्हीं का एक मंत्री जो है सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को धमका रहा है। और यही वजह, एक बड़ी वजह मानी जाती है कि रविशंकर प्रसाद का जाना शायद उसी दिन तय हो गया था जब ये विवाद उठा था। दूसरा, उनके पास कानून मंत्रालय भी था, और कहा जा रहा है कि जो फीडबैक प्रधानमंत्री को मिला कि वो रविशंकर प्रसाद से कानून मंत्री के रूप में भी खुश नहीं थे, क्योंकि जिस ढंग से चीज़ें जो हाल के दिनों में देखने को मिली थी लगातार कई मतलब इस रेजिम में। दूसरी बात जो हमें बिहार से पता चली कि पटना से जो है वो सांसद हैं रविशंकर प्रसाद। बिहार के पटना के लोगों का कहना है कि रविशंकर प्रसाद का जो है एक तरह से गुरूर हो गया था, घमंड हो गया था उनके बोली में, उनके तेवर में, वो उनके भाषा में, उनके लहजे में, और लोग उन्हें नापसंद करने लगे थे। और जाहिर है आप इतने सालों तक मंत्री रहते हैं तो आपको गुरूर हो ही जाता, हालांकि नेता को होना नहीं चाहिए। यही वजह है कि पहली बार लोकसभा में चुन के आने के बाद भी रविशंकर प्रसाद को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, उनकी कुर्सी चली गई। दूसरा सबसे बड़ा
आश्चर्य लगा प्रकाश जावड़ेकर का कि जो कि सूचना और प्रसारण मंत्री थे और साथ में पर्यावरण मंत्री थे। सूचना और प्रसारण मंत्री होने के नाते उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो प्रधानमंत्री के इमेज का ख्याल रखें। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो प्रधानमंत्री के इमेज पे जो एक प्रश्न चिन्ह लगा, देश में तो लगा ही, हालांकि गोदी मीडिया ने नहीं लगाया, लेकिन बहुत सारे और मीडिया थे और सोशल मीडिया खासकर, उन सब ने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया प्रधानमंत्री के कार्य क्षमता पे और प्रधानमंत्री के कोविड को लेकर के तैयारी को लेकर के। यहाँ तो छोड़िए, देश में तो जो कुछ हुआ ही, क्योंकि लोग झेल रहे थे, लोग किसी न किसी के संबंधी मर रहे थे, आस पड़ोस में लोग मौत देख रहे थे। सबसे बड़ी गलती रही प्रकाश जावड़ेकर की, विदेशी मीडिया में जो प्रधानमंत्री की छवि बनी, उससे उनका जो इमेज है वर्ल्ड लीडरशिप में, उसमें उनको बहुत बट्टा लगा। खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनेंशियल टाइम्स और इतने ढेर सारे जो विदेशी बहुत सम्मानित अखबार हैं या फिर वेबसाइट हैं, उन्होंने जो लिखना शुरू किया, उससे जो है पीएमओ काफ़ी घबरा गया। और यही नहीं है, इसके पहले जब लॉकडाउन हुआ था और जो मजदूर पैदल घर निकल गए थे, रेलों पे, पटरियों पे, सड़कों पे पैदल जा रहे थे, उस वक्त जो कवरेज हुआ वो सब सूचना प्रसारण मंत्रालय के रूप में प्रकाश जावड़ेकर के लिए अच्छा नहीं हुआ। और मुझे लगता है शायद तभी पीएमओ ने तय कर लिया होगा कि शायद अब इनको आगे रखना ठीक नहीं है। दूसरा, पर्यावरण मंत्री के रूप में, अच्छा, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में एक और विवाद हुआ प्रकाश जावड़ेकर के साथ। उन्होंने ओटीटी जो है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म और डिजिटल न्यूज पोर्टल जो है, इन दोनों को लेकर के कुछ नियम बनाए और जिसके लेकर के भी काफ़ी विवाद हुआ और वहाँ पर भी ढेर सारे पिटीशन जो है विभाग में लोगों ने दिए और लोगों ने कहा ये अच्छा नहीं किया जा रहा। सरकार जो है दूसरी तरफ से जो है मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, खासकर डिजिटल मीडिया को, जो कि अभी तक एक थोड़ा बहुत स्वतंत्र दिखाई दे रहा था। पर्यावरण मंत्री के रूप में प्रकाश जावड़ेकर एक कानून का ड्राफ्ट लेके आए और आपको बताऊं, जो उस कानून के ड्राफ्ट पर प्रकाश जावड़ेकर को मैं कहूं कि पर्यावरण मंत्रालय को 17 लाख पिटीशन मिले हैं। 17 लाख पिटीशन जो थे वो सुझाव या आपत्तियां के रूप में मिले हैं। तो आप सोचिए, कोई मंत्रालय एक ऐसा कानून का ड्राफ्ट बनाए जिस पे 17 लाख पिटीशन आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो कानून का कितना विरोध होगा। तो ये दो मंत्रियों की बात हो गई जिनकी नौकरी चलेगी। अब एक ऐसे मंत्री की बात करता हूं, एक ऐसे शख्सियत की बात करता हूं जो मंत्री बनाए गए हैं, वो है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। अब इनका किस्सा बड़ा निराला है और ये भी जानकारी बिहार से आ रही है। नीतीश कुमार ने इनको दिल्ली भेजा कि जाइए, आप जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जाके वहां पे बात करके आइए बीजेपी से, हमें 2 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो जितने सांसद हैं उसके अनुसार ये बैठता है। अब हुआ क्या, आरसीपी सिंह दिल्ली आए और खुद ही मंत्री बन गए। नीतीश कुमार को भनक भी नहीं लगा। नीतीश कुमार से पटना में पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आरसीपी से जाके पूछिए। आरसीपी को यहाँ पे पता नहीं क्या प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के बड़े नेताओं से बात हुई और उन्होंने खुद वो मंत्री बन के बैठ गए हैं। अब एक तरह से बिहार में कहा जा रहा है कि नए रिश्ते की शुरुआत हो गई है नीतीश कुमार और आरसीपी के बीच में। दोनों के बारे में जल्दी मैं बता दूं कि दोनों एक ही जाति से आते हैं, कुर्मी जाति से आते हैं, एक ही इलाके से आते हैं, नालंदा से आते हैं। और अब एक नए घमासान की तैयारी बिहार में की शुरुआत हो गई है। एक और नेता की बात करूंगा जो मंत्री नहीं बन पाए हैं, वो भी बिहार से आते हैं, उनका नाम है सुशील मोदी। अब मजाक में कहा जाता है कि एक मंत्रिमंडल में एक ही मोदी रह सकता है, वो तो जब नरेंद्र मोदी है तो दूसरे मोदी की क्या जरूरत है, लेकिन चलिए ये मजाक की बात है। असल कारण ये है कि जब सुशील मोदी को दिल्ली लाया गया था तो कहा गया था कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि ये तो मंत्री बनेंगे ही, क्योंकि काफ़ी लंबा अनुभव रहा है उनका बिहार में वित्त मंत्री के रूप में रहने का। और आपको बता दूं कि वो जीएसटी की जो कमेटी है उसके चेयरमैन भी हैं वो, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। इसके लिए थोड़ा सा आपको पीछे जाना होगा। 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बने थे, मतलब कोशिश में थे कि उनको बन जाए, आपको मालूम है लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से विरोध था, लेकिन वो फाइनल नहीं हो पाया था। उसी वक्त सुशील मोदी का एक बयान आया था ये कहते हुए कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री मटेरियल हैं और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। बीजेपी का एक नेता जदयू के नेता के बारे में यह बयान कह रहा था। बीजेपी के नेता इस बयान को भूले नहीं है। बीजेपी के कई नेता मानते हैं कि बिहार में जब तक
सुशील मोदी रहे वो बीजेपी बी टीम बन के ही रही, बड़े भाई नीतीश कुमार ही रहे और ये छोटे भाई बन के वित्त मंत्री बनते रहे और सत्ता का जो है भोग करते रहे। यही वजह है कि जब इनको दिल्ली भेजा गया और अब हालात देखिए कि बिहार में स्थिति ये है कि बीजेपी बड़ी भाई है और इस विधानसभा चुनाव में जदयू को केवल 43 सीटें मिली हैं और उससे 31 सीटें जो है बीजेपी के अधिक है। यही वजह है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए भी दब के रह रहे हैं और इस बार केवल एक ही मंत्री उनको कोटे से दिया गया है। हालांकि उस पर भी विवाद सा होने को है कि आरसीपी कैसे बन गए मिनिस्टर, कोई और क्यों नहीं बना। तो सुशील मोदी की ये हालत थी तो बहुत लोग सोच रहे थे कि मंत्री बनेंगे, लेकिन वो मंत्री बन नहीं पाए। कई नेता मानते हैं कि अब जो है सुशील मोदी के लिए शायद पार्टी में कुछ रास्ता तलाश किया जाएगा। हालांकि बहुतों को जो है कितना होगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि बहुत सारे पार्टी से लोग मंत्रालय में गए हैं तो शायद सुशील मोदी की जगह हो सकती है। तो ये थी ये 3-4 कहानियां पर्दे के पीछे की। आगे कुछ और कहानियां बताऊंगा, लेकिन पॉलिटिकल बाबा में आज इतना ही। मनोरंजन भारती की तरफ से नमस्कार।